आप गधे हो। अकॉर्डिंग टू सम बिग पॉलिटिशियंस, मोदी जी 2024 का इलेक्शन हार सकते हैं। अगर जनता को उनके इन डार्क सीक्रेट्स के बारे में पता चल गया तो बीजेपी पूरे देश के अंदर हार सकती है, और मैं ये इस वीडियो के खत्म होने से पहले प्रूव कर दूंगा। 2024 मेरे, आपके और हमारे जैसे 125 करोड़ भारतवासियों का भविष्य निर्धारित करेगा और बताएगा कि हम एक इकोनॉमिक सुपर पावर बनेंगे या एक ऐसा देश जो खुद के नागरिकों की जरूरत के लिए भी दूसरों पर आश्रित है। लेकिन आपने सोचा है 2024 ही क्यों? A blockbuster political year in next 5 months, India will witness a political clash never seen before. जैसे जैसे इलेक्शन का महीना पास आ रहा है, ये पार्टीज अंधा पैसा फूंक रही हैं। मार्केटिंग, नैरेटिव बिल्डिंग, ब्लेम गेम एंड इवन एलिगेशंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सारे के सारे शब्द जो उनके मुंह से निकल रहे वो झूठ है। 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में, सच या झूठ? किसान बिल से किसानों का फायदा होगा, सच या झूठ? कांग्रेस जहां भी सत्ता में है वहां उसका एक ही एजेंडा है, लूट लूट लूट। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम एज अ वोटर किसको वोट दे, ये कैसे डिसाइड करें, एंड किसने कितना काम किया है। हम कैसे डिसाइड करें कि आखिरकार मोदी जी के अच्छे दिन आए भी हैं या नहीं। ये देखने के लिए वी वेंट थ्रू काउंटलेस रिपोर्ट्स एंड मैनिफेस्टो ऑफ बीजेपी एंड लुक एट द एवरी प्रॉमिस दे मेड इन रिटर्न। हम आज इस रिसर्च में 4 सवालों का जवाब ढूंढेंगे। बीजेपी ने 2019 में कौन कौन से सपने हम लोगों को दिखाए थे, नंबर 2, और उनमें से कितने पूरे हुए, नंबर 3, उनमें से कितने पूरे नहीं हुए, नंबर 4, एंड जो हालात हैं वो यूपीए के कंपैरिजन में अच्छे हो रहे हैं या और बदतर। Let's start with the first question कि बीजेपी ने कौन कौन से प्रॉमिस किए थे और उनमें से कितने पूरे हुए। इसको समझने के लिए सबसे बेस्ट सोर्स है 45 पेजेस का मैनिफेस्टो। आप लोगों को ये सारी चीजें बहुत ही इजीली समझ में आ जाए, इसलिए मैंने इनको 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट इज सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल इंडिकेटर्स, हेल्थ, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, कल्चर एंड गवर्नेंस। इन सब के बारे में डिटेल्स आपको एक डॉक्यूमेंट में मिल जाएगी जो कि मेरे डिस्क्रिप्शन में अटैच्ड है। सो लेट्स स्टार्ट विद सिक्योरिटी फर्स्ट। परहैप्स इट वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉमिसेस दैट बीजेपी मेड। जिन लोगों को इसके बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले सिक्योरिटी एंड इंटरनल लॉ एनफोर्समेंट, इन सब के ऊपर बीजेपी ने बहुत बड़े बड़े मेजर प्रॉमिसेस किए थे। उनमें से एक था जीरो टॉलरेंस पॉलिसी टुवर्ड्स टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म। वे कहते हैं आओ मिलकर के मोदी को खत्म करें, और मोदी कहता है आओ हम सब एक होकर आतंकवाद को खत्म करें। और इन सब का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था जेएनके से सिक्योरिटी को बढ़ाना एंड आर्टिकल 370 को खत्म करना, जो कि बीजेपी ने बहुत ही अच्छे से किया भी। एंड अगर हम स्टैट्स को देखें तो यह भी पता चलता है कि यूपीए के टाइम पे 2004 से लेके 13 के बीच में 9321 टेरर स्ट्राइक्स थी, जबकि एनडीए के टाइम पे 2016 से 2022 तक मात्र 2132 टेरर इंसिडेंट हमें देखने को मिले, जिसका सिंपल सा मतलब है 77% डिक्रीज हमको यहाँ देखने को मिलता है। और अगर हम आंकड़ों को देखें तो जो टेरर अटैक 2016 से 19 के बीच 959 थे, वहीं 2022 तक उनके अंदर 654 तक की कमी देखने को मिली, यानी कि 32% तक का डिक्रीज। एंड जो सिविलियन डेथ थी वो भी मात्र 14% तक हो चुकी थी। तो इससे यह तो बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि भाजपा नेशनल सिक्योरिटी एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी के मामले में बहुत ही अच्छा काम कर रही है, एंड उसने बहुत अच्छा काम किया है एंड इसको बहुत अच्छे से मार्केट भी किया है। आतंकवादियों के समर्थन को चुन चुन कर नौकरियों से हटाया। अब किसी भी आतंकवादी की मृत्यु का जनाजा नहीं निकलता है, क्योंकि जो जहां मारा जाता है वही दफन किया जाता है। टेररिज्म एक्सपोर्ट करने वालों को पता होना चाहिए कि अब हिंदुस्तान बदल चुका। बट इसी सभी chaos और सेलिब्रेशन के बीच में हम एक चीज भूल जाते हैं, वो है आंतरिक सुरक्षा। मैं बहुत ही आदर भाव से सरकार से पूछना चाहता हूँ, व्हाट अबाउट मणिपुर? अभी बहुत बुरा हाल हो रहा है, मैं सोच भी नहीं पाया ऐसे अचानक कैसे हो रहा है। Government issued shoot at site orders last night. सेना ने आज फ्लैग मार्च किया है। राज्य में अगले 5 दिनों के लिए मोबाइल इंटरनेट पर रोक लगा दी गई है। I understand it like it wasn't part of your manifesto, but it is an integral part of India, isn't it? So if a state is burning for full 1 month, I don't think the state is succeeded in maintaining internal security.
2019 में बीजेपी हैज प्रॉमिस्ड टू मॉडर्नाइज इंडियन पुलिस फोर्स एंड इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसे एलोकेट किए। पर 2020 तक जो गवर्नमेंट के द्वारा पार्लियामेंट में आंसर किया गया उसके अंदर इंडिया के अंदर पब्लिक पुलिस रेशियो 152 पर 1 लाख पीपल स्टैंड करता है, जो कि यूएन के द्वारा रिकमेंडेड रेशियो 222 पर 1 लाख पीपल है, उससे बहुत नीचे है। एज पर नेशनल क्राइम ब्यूरो 2012 के अंदर 2.44 लाख क्राइम वुमेन के अगेंस्ट रिपोर्ट हुए थे, जो नंबर 2021 में बढ़कर 4.28 लाख तक हो गया, जिसका मतलब है 42.96% का इंक्रीज हमें यहाँ देखने को मिलता है। अब कुछ बहुत ही बुद्धिमान लोग कहेंगे कि भाई पुलिस और सुरक्षा तो राज्य सूची का विषय है, इसके अंदर बीजेपी और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, जो कि बिल्कुल बात सही भी है भाई। तो अब हमने भाजपा शासित राज्यों के आंकड़ों को देखना चालू किया। नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार भाजपा शासित राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, एमपी एंड हरियाणा, यहाँ पर वुमेन अगेंस्ट क्राइम एंड अदर क्राइम्स में बढ़ोतरी हुई है। नाउ द क्वेश्चन इज why is this happening? Where is the huge amount of 18,000 crore spent? Actually I don't know। और वादों की तरह नेशनल सिक्योरिटी में सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस सेक्टर का प्रॉमिस बीजेपी ने किया था, जिसको उन्होंने बहुत अच्छे से पूरा भी किया है। 2016-17 के मुकाबले 22-23 में 10 गुना ज्यादा बढ़ोतरी हमें डिफेंस एक्सपोर्ट के अंदर देखने को मिलती है, जो सच में काबिले तारीफ है। नाउ दिस ब्रिंग अस टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। पंथी उग्रवाद एक तीसरा क्षेत्र था जो देश में आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से यूपीए सरकार के 10 साल के बाद एक हॉटस्पॉट माना जाता था। मान्यवर, इसके हिंसा के आंकड़े देखिए, 2005 से 14 के और 14 से 22 के हिंसा टोटल 14,000 घटनाएं हुई थी, अब 6,900 हुई, 52% की कमी। मृत्यु 5,790 थी, अब 1,811 हुई, 69% की कमी। अगला प्रॉमिस जो बीजेपी ने किया था वो था इलीगल इमिग्रेंट्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करना, जिसके लिए उन्होंने एनआरसी और सीएए को लाया एंड उसके बाद क्या हुआ वो हम सब लोग जानते हैं। More than a dozen cities, troops deployed, violent police confrontations, curfews and internet shutdowns. India has seen days of unrest after Prime Minister Narendra Modi's government passed a new citizenship law. सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में भी किसी की भी नागरिकता लेने का कोई प्रोविजन ही नहीं है। कोई मुझे समझा दे क्या है, ये नागरिकता देने का प्रोविजन है। तो इस देश के जितने भी वासी माइनॉरिटी वाले हैं, मुसलमान हैं, उनको कोई किसी को डरने की जरूरत नहीं। Thousands of people have gathered to protest against the Citizenship Amendment Act. This was meant to be one of the bigger protests of the day. सारे प्रोमिसेस हैं एंड उनका स्टेटस है जो बीजेपी ने किए थे विद रिस्पेक्ट टू सिक्योरिटी, एंड उसमें से कितने फुलफिल हुए और कितने पार्शियली फुलफिल हुए। तो जितने आंकड़े देखे उससे यह तो क्लियर हो जाता है कि भाजपा ने एक्सटर्नल सिक्योरिटी के मामले में बहुत ही बेहतरीन काम किया है अभी तक। जबकि अगर हम आंतरिक सुरक्षा की बात करें तो उसके अंदर उन्हें इम्प्रूव करने की जरूरत है। तो चलिए देखते हैं भारत में कृषि का क्या हाल है। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री और बीजेपी ने यह वादा किया था कि 2022 तक किसानों की आय को 2 गुना कर देंगे, और यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉमिस है क्योंकि मोर देन 1/5 ऑफ द पीपल जो एग्रीकल्चर में इनरोल्ड है वो रूरल बैकग्राउंड से है एंड वो सब पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं। इसका मतलब है वो एक भीषण गरीबी से गुजर रहे हैं। सो द क्वेश्चन इज, क्या किसानों की आय सच में 2 गुनी हो चुकी है? अब जब आप इस डिबेट की बात करते हैं तो बहुत लोग आपको आंकड़े देंगे कि फार्मर्स की आय पहले 9,000 थी जो कि बढ़कर 18,000 हो चुकी है। बट अगर आप सच में उनकी आय को देखना चाहते हैं तो आपको रियल फार्मर इनकम को देखना होगा, यानी कि रियल फार्मर इनकम विद एडजस्टेड टू इन्फ्लेशन। अगर आपकी आय 10 साल के समय के दौरान 100% बढ़ती है पर महंगाई भी उसी समय में 100% बढ़ती है, तो मूल रूप से आपकी आय में बढ़ोतरी जो हुई है वो है मात्र 0%। तो इसी प्रकार से रियल इनकम आपको रियलिटी बताती है कि इनकम सच में कितनी इंक्रीज हुई है। तो अगर हम आंकड़ों को देखें तो 2005 से लेके 11-12 के बीच में 7.5% की बढ़ोतरी हमें देखने को मिली, जबकि 2011-12 से 15-16 के बीच में मात्र 0.44% की बढ़ोतरी हमें देखने को मिलती है, और 2016-17 से 20-21 के बीच में तो यह घटकर -1.5% हो गया। अब कुछ लोग बोलेंगे सुन भाई, उस समय बाढ़ आई थी, सूखा पड़ा था, पेंडेमिक थी, कोविड जैसी इतनी बड़ी महामारी थी, रशिया यूक्रेन वॉर था, इन सब का भी असर पड़ता है। आप सबके आर्गुमेंट वैलिड भी हैं, बट क्या वैलिड नहीं है ऐसे प्रॉमिस करना जिनको लॉजिकली पूरा ना किया जा सके? किसानों की आय को बढ़ाया जा सकता है
पर सिंपली डबल करना वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? इसके पीछे एक बात है कि आप इंडिया की हिस्ट्री उठा के देख सकते हैं, कोई भी ऐसा डिकेड, कोई भी ऐसा दशक नहीं बीता होगा जिसके अंदर कभी सूखा ना पड़ा हो, कभी बाढ़ ना आई हो। कभी ऐसा होता है कि सूखा और बाढ़ नहीं आता तो उस समय हमें वॉर देखने को मिल जाती है। तो हर दशक में कभी ना कभी कोई ना कोई एडवर्स सिचुएशन हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट प्रॉमिस जो बीजेपी ने किया था वो था अक्रॉस कंट्री स्टोरेज एंड वेयर हाउसेस का एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाना। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, इंडिया ऑल ओवर वर्ल्ड में थर्ड सबसे ज्यादा ग्रेन प्रोड्यूस करता है, बट हमारे पास इतने वेयर हाउसेस ही नहीं है कि हम उनको स्टोर कर सके। 2022 के अंदर हमने 311 मैट्रिक मिलियन टन प्रोड्यूस किया था और हमारी कैपेसिटी 145 मैट्रिक मिलियन टन स्टोर करने की है, जिसका सिंपल सा मतलब है 52%, जबकि अदर कंट्रीज में उनकी स्टोरेज कैपेसिटी उनके ग्रेन प्रोडक्शन से 130% तक ज्यादा है। एंड इसी वजह से हर साल हमारे किसानों की 15 से 30% फसल खराब हो जाती है, क्योंकि उनके पास प्रॉपर वेयर हाउसेस ही नहीं है जहां पर वो अपने ग्रेन्स को स्टोर कर सकें। और इसी वजह से हमको सभी फसल को खुले में रखना पड़ता है, जिस वजह से अक्सर उसे या तो चूहे खा जाते हैं या बारिश की वजह से बहुत सी फसल खराब हो जाती है। एंड लुकिंग फॉरवर्ड, इनकम डबल करना तो बहुत दूर की बात है, हमारे किसानों के पास बेसिक नेसेसिटी वाली चीजें भी नहीं है। थर्ड, बीजेपी ने लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटलाइज करने का प्रॉमिस किया था, जिसमें से 94% से भी ज्यादा लैंड रिकॉर्ड ऑलरेडी डिजिटलाइज किए जा चुके हैं और बाकी बचा हुआ काम 31 मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद भाजपा ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लागू करी, जिसके अंदर सारे प्रोजेक्ट लगभग 47.46% प्रोजेक्ट कंप्लीट किए जा चुके हैं। एंड एट द एंड स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए बीजेपी ने पेंशन स्कीम लॉन्च करी, ताकि सभी किसान 60 की उम्र के बाद अपना जीवन यापन बहुत अच्छे से कर पाएं, जिसके लिए उन्होंने किसान मान धन योजना को लागू किया। इसमें ऑलरेडी 1.9 मिलियन से ज्यादा लोग रजिस्टर कर चुके हैं और यह है बीजेपी के सारे प्रॉमिस विद रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर। एंड उनमें से कितने पूरे हुए आप उनका स्टेटस यहाँ देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं बीजेपी ने इंडियन इकोनॉमी के मामले में क्या काम किया है। यह देखने के लिए बीजेपी ने कैसा परफॉर्म किया, हम इन 6 इंडिकेटर्स को देखते हैं। फर्स्ट जीडीपी, सेकंड इन्फ्लेशन, थर्ड फिजिकल डेफिसिट, फोर्थ एफडीआई, फिफ्थ डेब्ट टू जीडीपी रेशियो, सिक्स्थ रेवेन्यू रिसिप्ट टू इंटरेस्ट पेमेंट। ये समझने के लिए हम यूपीए गवर्नमेंट को एनडीए गवर्नमेंट से कंपेयर करते हैं। यूपीए के समय में एवरेज ग्रोथ रेट थी 6.8%, कि एनडीए के समय पे ये 5.7% थी, जिसका मतलब है कि यूपीए की परफॉर्मेंस जीडीपी के सापेक्ष में एनडीए से बेहतर थी। लेकिन यूपीए के समय में 2000 का रिसेशन आया था, जबकि एनडीए के टाइम पे 2020 के अंदर कोविड-19 जैसी महामारी और 2021-22 के अंदर और 22-23 के अंदर रशिया यूक्रेन वॉर देखने को मिला। तो इस मामले में कंपैरिजन बहुत ज्यादा टफ है। मैं ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप कमेंट में बताइए कि किस गवर्नमेंट ने कितना अच्छा परफॉर्म किया विद रिस्पेक्ट टू जीडीपी। और जब हम महंगाई कंट्रोल करने की बात आती है तो एवरेज इन्फ्लेशन एनडीए के टाइम पे 5.1% था, जहां पर मोदी गवर्नमेंट ने बहुत ही बेहतर काम किया है, जबकि यूपीए के समय पे ये 8.1% था। और अकॉर्डिंग टू आरबीआई इन्फ्लेशन 2 से 6% के बीच में होना चाहिए। बीजेपी ने सभी विषम परिस्थितियों जैसे कि कोविड एंड रशिया यूक्रेन वॉर के बावजूद भी महंगाई को अपनी मुट्ठी में कंट्रोल करके रखा। थर्ड, हमको फिजिकल डेफिसिट को देखने की नीड है। फिजिकल डेफिसिट बेसिकली होता है कि आप टोटल कितना खर्च करते हैं एंड उसमें से घटा दें आप कितना कमाते हैं, यानी कि आपका टोटल रेवेन्यू क्या है। एंड इसमें आपको जो भी कर्ज लेते हैं, यानी जो हमने लोन्स ले रखे हैं, उनको एक्सक्लूड करना होता है, उसी को फिजिकल डेफिसिट कहते हैं। आरबीआई के मुताबिक फिजिकल डेफिसिट जो है वो 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मोदी 1.0 ने सबसे अच्छा फिजिकल डेफिसिट दिया था, जो था मात्र 3.6%, जबकि मोदी 2.0 जब कोविड हुआ था उस समय ये 6.5% चला गया था। और इससे पहले पिछली गवर्नमेंट से हम इसे कंपेयर करें तो अटल बिहारी की गवर्नमेंट के समय में ये 5.3% था, जबकि मनमोहन 1.0 की गवर्नमेंट के समय पे जब इकोनॉमिक रिसेशन था उस समय ये 4% था, जबकि मनमोहन 2.0 के समय पे यह 5.2% तक हो गया था। नेक्स्ट इंडिकेटर है डेब्ट टू जीडीपी रेशियो। इसका मतलब होता है कोई कंट्री कितनी कैपेबल है अपने लोन्स को देने में, बताता है कि हमारी इकोनॉमी कितनी ज्यादा हेल्दी है। इस यूएन पेपर के मुताबिक डेब्ट टू जीडीपी रेशियो जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके अंदर 40% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर हम देखें तो इंडिया कहां स्टैंड करता है इसमें, पब्लिक डेब्ट टू जीडीपी रेशियो FY20 के अंदर 75% था, जो कि FY21 में 88.5% और FY22 में 83% और FY23 में 81.0% है। और इस जगह पर बीजेपी को बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। इन 21-22 केंद्र सरकार के अनुसार 8.14 लाख करोड़ रुपए जस्ट इंटरेस्ट पेमेंट के अंदर लोन की तरह दिए गए थे, यानी कि 21.6% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर, यानी कि 39.1% ऑफ द रिसिप्ट
जो हमने बस इंटरेस्ट पेमेंट में लोन के लिए दी जो हमने ले रखे थे। अगर हम आरबीआई की रिकमेंडेशन देखें तो ये स्टेट के लिए 10% के अराउंड होता है, तो मैं यही एस्टिमेट लगा रहा हूँ कि सेंटर के लिए भी ये उसी के आसपास होगा। इसका मतलब ये है कि हम अपना बहुत ज्यादा पैसा सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट में दे रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। चलिए अब हम मोदी गवर्नमेंट की सबसे क्रिटिकल प्रॉब्लम की ओर देखते हैं, जो कि था मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट। breakout moment in manufacturing. इलेक्ट्रिकल से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक तक काम मेक इन इंडिया। $105 बिलियन इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन देश में इस साल हुआ। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट का इनिशिएटिव का रोल था 2025 तक हम 25% इसका जीडीपी में रोल बढ़ाएंगे। ये हमारी जीडीपी को सपोर्ट करेगा और 100 मिलियन तक की जॉब्स ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर क्रिएट करेगा। और अगर हम चार्ट को देखें तो उससे पता चलता है कि 25% तो बहुत दूर की बात है, ये 15% से घटकर 13% तक आ चुका है। 2016-17 के अंदर 51 मिलियन पीपल इंप्लॉय हुए थे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर, जो कि 2020-21 के अंदर घट गए 27.3 मिलियन तक, यानी 46% और कम हो गया। जबकि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर एम्प्लॉयमेंट जो 2016-17 के अंदर 145.7 मिलियन थी, वही 2020-21 के अंदर बढ़ के 151.8 मिलियन तक हो गई है। और सर्विस सेक्टर के अंदर भी 5 साल के दौरान 119.7 मिलियन से 127.7 मिलियन तक बढ़ा है। 20 से 2021 तक जो क्वेश्चन हमें अपनी सरकार से पूछना चाहिए था वो था कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर जॉब्स को कैसे इंक्रीज करेंगे। तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि मेक इन इंडिया बहुत ज्यादा सक्सेसफुल तो नहीं हुआ, बट सेक्टर के अंदर एम्प्लॉयमेंट में हमें इजाफा देखने को मिला है। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि मेक इन इंडिया क्या सच में सक्सेसफुल था या नहीं था। आपके इस लोगों के ऊपर क्या ओपिनियन है वो कमेंट में मुझे जरूर बताएं। तो अब हम इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हैं, इसके अंदर बीजेपी ने कौन कौन से वादे किए थे और उनमें से कितने पूरे किए। तो इसको वेरीफाई करने की जरूरत है, क्योंकि मोदी जी और बीजेपी हमेशा एक ऐसी बड़ी पार्टी के रूप में दिखती है जो हमेशा बड़े बड़े क्लेम्स करती है कि हमने ये बनवाया, हमने ये किया। तो असल में हमको यार ये वेरीफाई करने की जरूरत है कि इन्होंने ये सब करा भी है कि इट्स जस्ट अ मार्केटिंग टैक्टिक। ये समझने के लिए हमने रोड, रेल एंड पोर्ट के डाटा को देखेंगे, जिससे हमें एक बहुत क्लियर इमेज मिलेगी कि कितना डेवलपमेंट किस सेक्टर के अंदर हो रहा है। बीजेपी ने 60,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे की सड़क बनाने का प्रॉमिस किया था और उन्होंने बोला था कि 2022 तक नेशनल हाईवे की लेंथ को डबल कर देंगे। 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा, ये वचन देता हूँ। The government is dedicatedly working towards the development of a national highway network of 2 lakh kilometer length by 2025. NHAI completed a Guinness World Record by constructing 75 kilometer continuous bituminous concrete between Amravati to Akola. 2014 से लेकर 2022 के बीच 50,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बने हैं, जो कि सच में सराहनीय है। 50% ज्यादा हाईवेज बने हैं, वो भी जस्ट 9 सालों के दौरान। अगर हम इन रोड्स की बनने की पेस देखें तो वो तो भाई दिमाग हिला देने वाली है। 2014-15 के समय पे ये 12.1 किलोमीटर पर डे था, जबकि 2021-22 के अंदर ये 28.6 किलोमीटर पर डे है। और रेलवे में गवर्नमेंट ने सभी ट्रैक्स को 100% इलेक्ट्रीफाई करने का प्रॉमिस किया था और 31 मार्च 2023 तक 98,812 किलोमीटर तक के जो रेलवे का ग्रॉस नेटवर्क है उसको इलेक्ट्रीफाई किया जा चुका है, जो कि 90% होता है। 2014 से लेकर 27,011 किलोमीटर तक की रेलवे को इलेक्ट्रीफाई किया जा चुका है, जिसमें नियरली 50% है, वो भी जस्ट लास्ट 5 ईयर्स के दौरान। गवर्नमेंट ने ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कॉरिडोर के नेटवर्क को भी कनेक्ट करने की कोशिश करी थी और उन्होंने बताया था कि वो करेंगे, जिसमें उन्होंने ये बताया कि ईस्टर्न कोस्ट जो है वो तो पूरी तरीके से फंक्शनल और ऑपरेशनल है एंड जो वेस्टर्न कोस्ट है उसका 70% काम पूरा हो चुका है। और बहुत से रेलवे स्टेशन ऐसे भी है जिसके अंदर वाईफाई की सुविधा भी उपलब्ध है। ये है हमारी आज के बीजेपी के समय पे रेलवे की स्थिति। अब आप इन आंकड़ों से कितना संतुष्ट हैं और आपके हिसाब से इंडियन रेलवे की ग्राउंड रियलिटी क्या है वो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। देखते हैं पोर्ट की क्या स्थिति है बीजेपी के समय में। बीजेपी ने प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट 5 ईयर के दौरान वो इंडियन पोर्ट्स की कैपेसिटी को डबल कर देंगे। Guess what? उन्होंने इस पोर्ट्स की कैपेसिटी को बढ़ा भी दिया एंड ये प्रॉमिस पूरा भी हो चुका है। 8,000 लाख टन की कैपेसिटी वाले पोर्ट्स को बढ़ाकर अब 16,000 लाख टन तक का कर दिया गया है। बीजेपी ने प्रॉमिस किया था कि 50 शहरों को मेट्रो से जोड़ दिया जाएगा, जिसमें अभी तक 22 शहरों को जोड़ा जा चुका है। सो बीजेपी हैज डन अ फैंटास्टिक जॉब इन द सेक्टर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अब हम सोशल इंडिकेटर्स की बात करेंगे। इससे हमें यह पता चलेगा कि बीजेपी ने बॉटम ऑफ द पिरामिड वाले लोगों के लिए कितना काम किया है। बीजेपी ने सबसे पहले
प्रॉमिस किया था कि वो सभी को पक्का घर देंगे और 6 जनवरी 2023 तक 2.9 करोड़ हाउस की जो स्कीम थी उसमें से 2.13 करोड़ के घर कंप्लीट हो चुके हैं। रूरल एरियाज के अंदर ये 72% तक का टारगेट कंप्लीट हो चुका है और 28% तक का काम बचा हुआ है, जबकि अर्बन सेक्टर के अंदर ये टारगेट जस्ट 51% अचीव हुआ है और 49% ऑफ द काम बचा हुआ है। सेकंड प्रॉमिस जो बीजेपी ने किया था वो था 100% घरों में एलपीजी को पहुंचा दिया जाएगा एंड 2019-20 के सर्वे के हिसाब से 56.2% लोगों के घर में ही भी एलपीजी थी जो इसका प्राइमरी फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करते थे और 100% इलेक्ट्रिसिटी का वादा भी किया था, जिसमें पुअरेस्ट ऑफ 20% जो लोग थे उनमें ये 53% से बढ़कर 86% तक हो चुका है एंड ये हमें 4th एंड 5th राउंड ऑफ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से पता चलता है। इनफैक्ट 19 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी के अंदर तो 95% तक की इलेक्ट्रिसिटी पहुंच चुकी है। एंड मोदी जी ने एक और प्रॉमिस किया था कि सबके पास खुद का बैंक अकाउंट होगा और 2021 तक 78% ऑफ द पीपल जो 15 साल से ऊपर है उन सबके पास एक बैंक अकाउंट है। एंड अगर हम टॉयलेट्स की बात करें तो 95% ऑफ द हाउसेज जिनमें सर्वे किया गया उन सबके पास टॉयलेट था। और बड़ा प्रॉमिस जो बीजेपी ने किया था वो था कि पॉवर्टी रेट को वो सिंगल डिजिट के अंदर लेकर आएंगे एंड यूएनडीपी की रिपोर्ट के मुताबिक 10% तक की कमी हमको यहाँ देखने को मिलती है, बट मेरे हिसाब से ये डाटा लिटिल बिट मिसलीडिंग है क्योंकि यूएनडीपी की जो पॉवर्टी स्टैंडर्ड्स है वो है $1.25 पर डे, मतलब कि 150 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से। तो आप खुद बताइए क्या भारत के अंदर कोई इंसान 150 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से रह सकता है? और अगर क्या कोई इंसान 150 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से रह रहा है तो क्या वो गरीबी रेखा से ऊपर आ जाएगा? यानी कोई अगर 151 रुपये भी कमा रहा है तो क्या वो गरीबी से ऊपर चला जाएगा? आपके इसके ऊपर क्या राय है मुझे कमेंट में जरूर बताएं। मेरे हिसाब से ये वादा कागजों के अंदर तो पूरा गया है बट इसकी ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल अलग है। अगर आप इसकी वास्तविकता और ग्राउंड रियलिटी से अवगत है तो अपने विचार कमेंट में जरूर लिखिएगा। लास्ट प्रॉमिस था वुमेन के लिए रिजर्वेशन एंड उसका बिल पास हो चुका है। तो ये थे बीजेपी का स्कोर कार्ड और उन्होंने कितना काम किया है। आपके इसके ऊपर क्या थॉट है? आपको मेरा एनालिसिस कैसा लगा? इंस्टेड ऑफ गिविंग माय ओन पॉलिटिकल बायसेस मैंने आपके सामने सारे फैक्ट रख दिए हैं। आप इसे खुद अपना ओपिनियन बना सकते हैं और मुझे बता सकते हैं 2024 के अंदर मोदी जी की सरकार आएगी या नहीं, और हमारे देश के वोटर क्या उनको इन्हीं सभी पैरामीटर्स को देखते हुए अपने कैंडिडेट को चुनना चाहिए या नहीं? आपके इसके ऊपर क्या विचार हैं मुझे कमेंट में जरूर बताएं। एंड ये थी हमारी आज की वीडियो। इसी के साथ मेरा छोटा सा चैनल द पवन यादव, इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए।